हेलो फ्रेंड्स, मदर्स एजुकेशन हब में मैं नारायण महेश्वरी आप सबका स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो क्लास है वो हिस्ट्री की रहेगी। टुडे अवर क्लास इज़ ऑन हिस्ट्री। तो इतिहास के बारे में हम बहुत बेसिक बातें आज पढ़ने वाले हैं और इन बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने आगे के लेक्चर्स को ले जाएंगे। ठीक है। सो हम हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट विद द हिस्ट्री, आई वुड लाइक टू डिफाइन यू व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री या इतिहास का मतलब क्या होता है। वैसे हमने ये बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं इस शब्द के बारे में कि इतिहास क्या है, और ये हम आसपास के वातावरण में सुनते हुए आ रहे हैं, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज़ हिस्ट्री, इतिहास क्या है, वो आज हम आपको जो है आप और हम जो है दोनों मिलकर इस चीज़ को डिफाइन करेंगे कि इतिहास क्या है। तो इतिहास देखिए दोस्तों कि नंबर ऑफ हिस्टोरियंस गेव अ नंबर ऑफ डेफिनेशन अबाउट द हिस्ट्री। ठीक है। तो इतिहास के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जो है बातें बोली है। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारी बातें जो है इतिहास के बारे में बोली कि इतिहास क्या है और इतिहास किसे कहते हैं, क्योंकि इतिहासकारों ने बहुत सारी बड़ी बड़ी डेफिनेशन दी है। सो वी नीड टू फोकस ऑन दी very easy definition of history so that you can get the essence of the word history। तो आप उसका मतलब समझ जाओ, सारांश समझ जाओ, न्यूआंसेस समझ जाओ कि इतिहास का मतलब क्या होता है। तो इतिहास देखिए दोस्तों, इतिहास के अगर हम सिंपल डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इतिहास का मतलब होता है प्राचीन से लेकर, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, व्हाट इज हिस्ट्री। माई क्लास इज ऑन ड्यूल मॉडल, यानी कि हम कह सकते हैं इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज। So don't worry, I will describe each and every line in Hindi and English too। ठीक है। I write in Hindi but I define each and every line in English too। ठीक है। तो don't worry about it। ठीक है। तो इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहास का मतलब यह है प्राचीन से लेकर, ठीक है, प्राचीन से लेकर अब तक, प्राचीन से लेकर अब तक सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध संकलन इतिहास है। So, my mean to say history is an important event from ancient time to present time kept in a chronological order। तो हिस्ट्री क्या है, प्राचीन से लेकर अब तक, from ancient to till now, all the important event which was actually chronologized in a sequence manner, that is in a history। ठीक है। तो इतिहास क्या है, प्राचीन से लेकर अब तक सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध संकलन है। आपने देखा कि इतिहास में इस डेफिनेशन में एक हमारे पास में इंपॉर्टेंट जो है यानी वर्ड है महत्वपूर्ण घटनाएं। इसका मतलब है एवरी इवेंट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, इट मे बी अ हिस्ट्री बट द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू इट मे बी नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। देखिए कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और यहां से निकल जाऊंगा, ये क्लास भी आपके लिए इतिहास हो जाएगी। पर अगर हम समझे इस बात को कि क्या ये जो सारी चीजें, ठीक है, यानी कि ये जो सारी चीजें, सारी घटनाएं इतिहास के विषय के रूप में हम इसको संकलित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अभी मैं चला गया, आपके पड़ोस में कोई घटना हो गई या आपके आसपास में आजू बाजू में कुछ घटनाएं होगी, क्या वो इतिहास विषय का पार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू वी कंसिडर्ड द इंपॉर्टेंट इवेंट्स विच वॉज एक्चुअली हैपन फ्रॉम एंशिएंट टू टिल नाउ एंड दे आर एक्चुअली क्रोनोलाइज्ड इन अ ऑर्डर। ठीक है। तो उसको ही हम इतिहास कहते हैं। अब एक डेफिनेशन के साथ एक जो है चक्कर ही यहां पर कि महत्वपूर्ण घटनाएं हम जो है किसको माने या किसको नहीं माने। जगदीश जी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है। तो आप मानिए कि हम किसको महत्वपूर्ण घटना माने या किसको नहीं माने, whom to be considered important events or whom to be not considered important event, it's a challenge, so we need to address this challenge। तो हमको इस चैलेंज को एड्रेस करना है कि महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी होती है। तो महत्वपूर्ण घटनाएं वो घटनाएं होती हैं
जो किसी समाज पर असर डाले, जो किसी स्थिति पर असर डाले, जो किसी परिस्थिति पर असर डाले, जो किसी देश काल खंड पर असर डाले, ऐसी सारी घटनाओं को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण घटनाएं कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच इंपैक्ट द सोसाइटी, विच इंपैक्ट द कंडीशन, विच इंपैक्ट द सिचुएशन, विच इंपैक्ट द नेशन, एज वेल विच इंपैक्ट द थ्रू, विच इंपैक्ट द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द नेशन, और विच इंपैक्ट द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो दोज इवेंट्स आर महत्वपूर्ण इवेंट्स या महत्वपूर्ण घटनाएं कहते हैं। ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण घटनाएं कहते हैं। तो मैं आपसे एक सलाह मैं आपको दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं कि यू स्टार्टेड विथ एनी सब्जेक्ट, ठीक है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉल साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चालू करो। इट्स माय जेंटलमैन एडवाइस टू यू कि फर्स्ट यू नीड टू गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड why it is necessary, it give you a glimpse about the subject। ये आपको क्या देगा? आपको झलक देगा क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो क्या है, इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, वो आपको डेफिनेशन से समझ में आ जाती है। तो इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एवरी सब्जेक्ट, नॉट ओनली द हिस्ट्री, about in the history, geography, political science and economics, each and every subject you need to first understand the definition of the subject। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं महत्वपूर्ण घटनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करूं महत्वपूर्ण घटना की, तो महत्वपूर्ण घटना में एक एग्जांपल है कि एक आदमी के मरने से प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। ओनली द डिमाइस ऑफ द फर्स्ट पर्सन या डिमाइस ऑफ वन पर्सन इट्स लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। देयर मे बी अ सेवरल रीजन बिहाइंड इट। हाँ, मैं ये कहता हूं कि बहुत सारी रीजन है, इसके कारण बहुत सारे कारण रहे हैं, पर एक हम होता है तत्कालीन कारण, जिसे कहते हैं इमीडिएट कॉज। यानी कि तत्कालीन कारण जो है उसको हम क्या कहते हैं? इमीडिएट कॉज। उस आदमी के मरने के ठीक 1 महीने बाद क्या हो जाता है? प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपन जस्ट द डिमाइस ऑफ द वन पर्सन, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक खूनी जो है क्रांति हो जाती है। तो ये एक जो है बेसिकली जो है खूनी क्रांति हो जाती है, खूनी संघर्ष हो जाता है। होल ऑफ द वर्ल्ड वॉज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू द बैटलफील्ड। तो बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में बदल जाता है। उस आदमी का नाम होता है दोस्तों, उस आदमी का नाम होता है ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर का राजकुमार, जिसका नाम होता है आर्च ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड, ठीक है। तो इस एम्पायर यानी कि इसका नाम क्या होता है? इस पर्टिकुलर प्रिंस का नाम होता है आर्च ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड। ये यूरोप का एक जो है बड़ा साम्राज्य होता है और यूरोप के साम्राज्य का ये राजकुमार होता है। और इस राजकुमार की हत्या होती है 28 जून, ठीक है, यानी कि इस राजकुमार की हत्या क्या होती है? इस राजकुमार की हत्या होती है 28 जून, ठीक है। तो इस राजकुमार की हत्या होती है 28 जून 1914 को इसकी हत्या होती है। सो ऑन 28 जून 1914 दिस मैन वाज assassinated एट सरोजोवा। तो ये सरोजोवा में जो है इसकी हत्या होती है। सरोजोवा किसकी राजधानी होती है? बोस्निया की राजधानी होती है, बोस्निया। तो बोस्निया की राजधानी सरोजोवा में इसकी क्या होती है? हत्या हो जाती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, कि इट वाज एक्चुअली ही वाज murdered या assassinated at Sarajevo, which was the capital of Bosnia, on 28 June 1914। 28 जून 1914 को इसकी हत्या होती है। ठीक 1 महीने बाद में, आफ्टर द डिमाइस ऑफ द आर्च ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड, 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914 को क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड एग्जैक्ट आफ्टर द 1 month ऑफ द डिमाइस ऑफ द आर्च ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि एक आदमी के मरने से पूरा जो है विश्व युद्ध के मैदान में बदल जाता है। चाहे वो एशिया है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो अमेरिका है, सब के सब क्या है? युद्ध के मैदान में जो है कूद जाते हैं। दे ऑल जंप इनटू द बैटलफील्ड, ठीक है, जस्ट टू सिक्योर देयर इंटरेस्ट, ठीक है। अपने अपने महत्व को जो है रक्षा करने के लिए, अपने अपने महत्व की रक्षा करने के लिए, अपने अपने इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए सब जो कहाँ कूद जाते हैं? सब कूद जाते प्रथम विश्व युद्ध में कूद जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण घटनाएं कहते हैं। आई थिंक
गेट माई पॉइंट? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। क्लियर? आप मुझे बताइए क्लियर है ये आपको? ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये क्लियर है कि नहीं है, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण घटनाएं कहते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। आपने डेफिनेशन समझी कि इतिहास क्या होता है? प्राचीन से लेकर अब तक सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का क्या है? क्रमबद्ध संकलन है। सो हिस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू प्रेजेंट टाइम केप्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली पढ़ते रहिए, आप आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, आपको मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है? एसएससी क्लियर करना है। ठीक है, तो एसएससी आपकी जरूर से क्लियर होगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, और आप मेरे साथ बने रहिए, आपका जो है हिस्ट्री का जो है पोर्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि इतिहास के बारे में हमने पढ़ा, तो अब इतिहास जो है कितने भागों में बंटा हुआ है और इतिहास के जानने के स्रोत हमारे पास में क्या है। देखिए, जैसे मैं हूं, आप मुझे कैसे जान रहे हैं? इस कैमरे के थ्रू, ऑनलाइन क्लास के थ्रू जान रहे कि ऐसे ऐसे एक जो है थोबड़े वाला व्यक्ति, ठीक है, चेहरे वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, इतिहास पढ़ा रहा है। ठीक है, और ये आप कैसे जान रहे हो? मदर्स एजुकेशन हब के प्लेटफॉर्म से मुझे जान रहे हो। तो देयर मस्ट बी एनी सोर्स थ्रू विच वी गेट द नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री। ऐसा इतिहास के लिए भी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम इतिहास को कैसे जानेंगे? इतिहास को जानने के हमारे पास में स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है, थ्रू विच वी गेट द नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री। तो हम आज उसके बारे में ही बात करेंगे कि इतिहास के जानने के स्रोत क्या है। वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो you need to be focused on the board. Each and every senses must be open while I am teaching you. You must open your all the senses. ठीक है, and be honest with yourself. ठीक है, rest is duty is mine. I will take you to the examination hall where you actually do a very good things. ठीक है, you address each and every question. ठीक है, which is appeared from the history. ये आप मुझे जो है थोड़ा सा समय दीजिए, पर मैं ये चाहता हूं जब मैं पढ़ा रहा हूं आप पूरा फोकस रखिए बोर्ड पर। ठीक है, बाकी सारी गारंटी किसकी है? मेरी है। ठीक है, तो अब जो है अब हम पढ़ते हैं कि द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो इतिहास के जो है क्या सोर्स हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतिहास के जानने के स्रोत मैं इंग्लिश में बोलता रहूंगा। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हैं वो लिखते रहे साथ के साथ। इतिहास के जानने के स्रोत की एक साथ मैं दो लैंग्वेज नहीं डील कर सकता, यहां लिख नहीं सकता। ठीक है, तो मैं एक को जो है कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, और बाकी आपको हिंदी मीडियम वाले हैं वो आपको इस तरह से जो है बोर्ड में मिल जाएगा लिखा हुआ इतिहास के स्रोत। ठीक है, बिल्कुल 4 से 5 दी सोर्स। हाँ जी, कल जो मेरी क्लास है वो रहेगी 4 से 5। आज कुछ शेड्यूल चेंज हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। ठीक है, क्योंकि कुछ मेरी अर्जेंसी हो गई थी, तो मैंने पहले एक स्लॉट जो है 1 घंटे पहले क्लास लिए। कल से एग्जैक्टली आपकी टाइम पर क्लास होगी 4 to 5। ठीक है, सो सॉरी फॉर दिस कन्वीनियंस, जो आपको इनकन्वीनियंस हुआ है उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, इतिहास के स्रोत, तो इतिहास के स्रोत जो है बेसिकली क्या है उसके बारे में हम जो है देख लेते हैं। तो इतिहास के स्रोत है हमारे पास में 2 सोर्सेज हैं जिसके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कौन कौन से 2 सोर्सेज हैं? एक तो हमारे पास में देखिए दोस्तों, लिखित साक्ष्य। क्या है? लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य यानी रिटन एविडेंस। तो हमारे पास में क्या है? रिटन एविडेंस है। दूसरा हमारे पास में जो सोर्स है वो है औजार। क्या है? औजार यानी टूल्स। तो रिटन एविडेंस है या टूल्स है। ठीक है, तो हमारे पास में टूल्स, ठीक है, या फिर क्या है? रिटन एविडेंस। सो वी हैव 2 सोर्सेज थ्रू विच वी रिटन एविडेंस। ठीक है, मैं इतना ही लिख रहा हूं, रिटन एविडेंस। तो हमारे पास में 2 सोर्सेज हैं कि इसके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे रिटन सोर्सेज क्या है? रिटन सोर्सेज को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रिटन सोर्सेज अगेन वी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसको हम कहते हैं एक को हम कहेंगे आदि ऐतिहासिक काल,
ऐतिहासिक काल, इसको हम कहेंगे ऐतिहासिक काल, और एक को कहेंगे हम जो है प्राग ऐतिहासिक काल। क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल, सिख काल। अब मैं इंग्लिश में इसको बोलता हूं कि रिटन एविडेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। वन इज प्री हिस्टोरिकल एरा, प्राग ऐतिहासिक काल इज प्री हिस्टोरिकल एरा, आदि ऐतिहासिक काल इज ए प्रोटो हिस्टोरिकल एरा, ठीक है। और जो है ऐतिहासिक काल जो है वो बेसिकली क्या होगा? हिस्टोरिकल एरा होगा, ठीक है। सो दिस इज द प्री हिस्टोरिकल एरा, प्रोटो हिस्टोरिकल एरा, तो इसको हम लिखेंगे प्री हिस्टोरिकल एरा। मैं आपको लिख के बता रहा हूं, प्री हिस्टोरिकल एरा, ठीक है। यह है प्रोटो हिस्टोरिकल एरा। क्या है? प्रोटो हिस्टोरिकल एरा, हिस्टोरिकल एरा, और इसको हम कहेंगे हिस्टोरिकल एरा। क्या कहेंगे? हिस्टोरिकल एरा। तो ये हम कहेंगे हिस्टोरिकल एरा। तो यानी कि लिखित साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एविडेंस हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वो काल, ठीक है, जिसमें किसी भी तरह का लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं। आई रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन, प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वो काल जिसमें हमें किसी भी तरह के लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि प्री हिस्टोरिकल एरा ऑफ दैट एरा ऑफ हिस्ट्री इन विच वी डोंट फाइंड एनी रिटन एविडेंस, तो हमारे पास में किसी भी तरह की रिटन एविडेंस नहीं मिलते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं लिखित साक्ष्य का अभाव। क्या हम लिख सकते हैं? लिखित साक्ष्य का अभाव, लिखित साक्ष्य का अभाव। तो इतिहास का वो काल जहां पर हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो लिखित साक्ष्य का अभाव यानी कि लैक ऑफ रिटन एविडेंस। तो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का कौन सा काल होता है कि जहां पर हमको किसी भी तरह के लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं मिलती है। आवर फोरफादर एक्चुअली डिड नॉट नो हाउ टू राइट, ठीक है। सो दिस इज द रीजन इज टू वाई अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। तो ऐसा एक लंबा काल है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे फोरफादर को लिखना नहीं आता था, ठीक है। उनको स्क्रिप्ट जो है किस तरह से जो है स्क्रिप्ट स्टाइल जो थी उनकी किसी भी तरह की कोई स्क्रिप्ट स्टाइल नहीं थी। वेरी गुड आफ्टरनून प्रदीप जी, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो लिखित साक्ष्य का अभाव। अब हम बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल मतलब कि इतिहास का वो काल, इसमें हमारे पास में लिखित साक्ष्य तो है पर जानकारी पढ़ नहीं पा रहे हैं हम। यानी कि हमारे पास लिखित साक्ष्य है पर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं या हम पढ़ नहीं सके हैं अब तक। यानी कि हमारे फोरफादर ने ऐसा कुछ लिख दिया, ऐसी स्टाइल में लिख दिया जो हम अब तक जो है उसको पढ़ नहीं पा रहे। वो तो लिख के चले गए हैं बट वी आर नॉट एबल टू डेसिफर यट, तो हम अभी भी उसको डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं। सो हम कह सकते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल एरा ऑफ दैट एरा ऑफ हिस्ट्री इन विच वी हैव अ रिटन एविडेंस बट येट नॉट डेसिफर, इसको हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो हमारे पास लिखित साक्ष्य तो है पर पढ़ नहीं सके। तो हम यहां क्या लिखेंगे? लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य, ठीक है, पढ़ा नहीं जा सका, नहीं जा सका। तो yet not decipher. So we have a written evidence, although we have a written evidence, but yet not decipher. ठीक है, तो दो चीज समझ में आ गई, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। Now shift to the third one, that is ऐतिहासिक काल. ऐतिहासिक काल is a era of the history in which we have a written evidence and have a information too. तो हमारे पास में क्या है? लिखित साक्ष्य भी है, जानकारी भी उपलब्ध है, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल इतिहास का वो काल जिसमें हमारे पास में क्या है दोस्तों? लिखित साक्ष्य है और जानकारी भी क्या है? उपलब्ध है। सो वी हैव अ रिटन एविडेंस एज वेल एज वी हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है।
तो वो उसको हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। तो हम कहेंगे लिखित साक्ष्य प्लस जानकारी उपलब्ध। तो लिखित साक्ष्य प्लस जानकारी उपलब्ध, इंफॉर्मेशन अवेलेबल, रिटन एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जानकारी उपलब्ध। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एविडेंस हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ठीक है, आई रिपीट माई सेल्फ, वन इज प्रो हिस्टोरिकल एरा, दिस इज अ एरा ऑफ द हिस्ट्री इन विच वी हैव नॉट written evidence, so we don't find any written evidence, no documented history was found till time. ठीक है, when it's come to the proto historical era, this is the era of the history we have a written evidence but yet not decipher, अभी तक हम इसको नहीं पढ़ पाए, लिखित साक्ष्य तो है हमारे पास पर पढ़ नहीं पाए। when it's come to the historical era of a history in which we have a information as well as we have a written evidence too। ठीक है, तो हमारे पास में लिखित साक्ष्य भी है, इसके बारे में हमारे पास में जानकारी। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, यहां तक क्लियर है? डू कमेंट ऑन इट। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज यस और ओके करते रहिए ताकि मैं ये समझूं कि व्हाट आई कन्वे यू इज एग्जैक्टली यू गेट दिस पॉइंट। ठीक है, तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं? तो आप मुझे थोड़ा सा अपनी तरफ से भी जो है इंटरेक्शन करके बताइए कि किस तरह से आपको जो है ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, जैसे औजारों के बाद में बात करते हैं, औजारों के बाद में थैंक यू। अब हम बात करते हैं औजारों के बारे में बात करते हैं, टूल्स के बारे में। टूल्स को जो है, चलो मैं ये स्लाइड जो है दूसरी लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि टूल्स को मैं अलग से स्लाइड में आपको डिफाइन करके बता रहा हूं। ठीक है, तो हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे औजार को मैं जो है डिवाइड कर रहा हूं, टूल्स को डिवाइड कर रहा हूं, औजार यानी कि टूल्स, राइट। तो टूल्स को मैं डिवाइड करूंगा 3 भागों में। ठीक है, या मैं अगर कहूं तो 2 भाग में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसे औजार जो पत्थर से निर्मित है, ठीक है, सो विच इज मेड फ्रॉम द स्टोन्स, द टूल्स विच इज मेड फ्रॉम द स्टोन्स। ठीक है, एक ऐसे औजार जो धातु से बने हुए यानी कि मेटल से, तो जो मेटल से बने हुए हैं, ठीक है, और एक बने होते हैं पत्थर से यानी कि स्टोन से। तो धातुओं के माध्यम से जो है हम इतिहास के बारे में, या औजारों के माध्यम से हम जो है इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, जैसे व्हेन इट्स कम टू द स्टोन, पत्थर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, जैसे पूरा पाषाण काल, क्या है? पूरा पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक एरा। क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक एरा, राइट। एक होता है मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल यानी कि मिजोलिथिक एरा, मिजोलिथिक एरा, लिथिक एरा। और एक होता है नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल, तो इसको हम कहते हैं नियोलिथिक एरा, नियोलिथिक एरा। ठीक है, तो देखिए लिथ का मतलब क्या होता है, तो आप देखिए कि बेसिकली कि लिथ का मतलब क्या होता है। लिथ का मतलब होता है लैटिन वर्ड, लिथ इज अ लैटिन वर्ड विच एक्चुअली मीन द स्टोन। स्टोन को ही लैटिन में क्या बोलते हैं, पत्थर को लैटिन में क्या बोलते हैं, लिथ बोलते हैं। और आज ये इस्टेब्लिश इंग्लिश वर्ड है, तो अभी क्या है, ये एक इस्टेब्लिश इंग्लिश वर्ड है। तो हमने पत्थर के आधार पर जो है यानी कि 3 भागों में बांट दिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। ठीक है, सो आई टेल यू अ स्वीट स्टोरी, वेरी शॉर्ट एंड वेरी ब्रीफ स्टोरी, सो यू कैन गेट माई पॉइंट व्हाट आई एग्जैक्टली मीन टू यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट्स कम टू द पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल इतिहास का वो काल, ठीक है, कि जहां पर इंसान क्या था, हंटर था, शिकारी था। ठीक है, तो इंसान को कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, तो यहां पर क्या था, इंसान शिकारी था। इससे पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूं कि जब हिम युग आता है, हिम युग से पहले जो इंसान थे, जो हमारे फोर फादर थे, वो पहाड़ियों पर रहते थे। दे एक्चुअली रिसाइड ऑन दी हिल्स, टॉप ऑफ दी हिल्स। ठीक है, तो यानी कि हिम युग से पहले इंसान कहां रहते थे, पहाड़ियों पर रहते थे। अब क्या होता है, धरती पर भयंकर बर्फबारी होती है। ठीक है,
सो स्नोफॉल होता है भयंकर, और स्नोफॉल होता है तो यहाँ की जो जितनी भी फ्लोरा फ्यूना जो थी, वनस्पति जो जितनी भी थी, तो यहाँ की जितनी भी फ्लोरा थी वो क्या हुआ कि बर्फ गिरने से यहाँ खत्म हो गई, सारे पेड़ जो है यहाँ गिर गए, तो ये इंसान के रहने के लायक जगह नहीं रही। तो धीरे धीरे इंसान क्या हुआ कि एक तो धरती का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज एक्चुअली डिक्रीज, ठीक है। तो यहां पर जो है इंसान ऊपर रह रहा था तो उसको और ज्यादा ठंड लग रही थी, तो वो नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। और यहां पर कुछ खाने के लिए नहीं रुका था, नहीं बचा था। तो इस जो है इस कंडीशन में इंसान जो है मैदानी भाग में आता है। मैदानी भाग में आता है तो वो बड़े पत्थरों का यूज करता है हथियारों के रूप में शिकार खोजने के लिए, अपना शिकार, अपना खाना जो है, जो वो किससे जो है हंट किससे करता था, तो अपना खाना बनाने के लिए बड़े पत्थरों का औजार के रूप में प्रयोग करता था। उसको ये पता नहीं था कैसे कटिंग की जाती है, कैसे शार्प किए जाते हैं पत्थरों को। उसने जो भी देखा पत्थर और जो है जो भी सामने है उसको मार दिया, ठीक है। तो यहां इंसान क्या था, हंटर था, यानी कि पूरा पाषाण काल में इंसान क्या था, शिकारी था। ही वॉज अ मियर हंटर, नथिंग एल्स, ठीक है। तो शिकारी था। और इसके बाद में ये क्या था, खाद्य संग्रह था। क्या था, खाद्य संग्रह, यानी फूड गैदरर था। सो इसको जो है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं थी, फूड सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं थी कि कल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो बहुत सारा शिकार कर लेता था। तो ही वॉज अ मियर हंटर एज वेल एज ही वॉज अ फूड गैदरर। तो ये क्या था, फूड गैदरर था। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है। नाउ कम टू द मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हमारे जो फोर फादर थे, दे आर एक्चुअली स्मार्ट एनफ। अब ये क्या हो गए, धीरे धीरे स्मार्ट हो गए थे और इन्होंने धीरे धीरे पत्थरों को तोड़ना चालू कर दिया था और पत्थरों की कटिंग चालू कर दी थी। दे स्टार्टेड कटिंग द स्टोन्स, सो इट कैन बी वेरी शार्प, इट इज easy for them to actually hunt their prey। तो अपने जो है बेसिकली शिकार को जो है आराम से जो है वो शिकार को जो है अपना निशाना साध ले, इसलिए इन्होंने क्या किया, हथियारों को काटना चालू, यानी कि पत्थरों को काटना चालू कर दिया, पत्थरों को नुकीला बनाना चालू कर दिया, शार्प हो गए पत्थर यहां से। अब जो है पत्थर के हथियार छोटे हो गए, कंपैरेटिवली क्या हो गए, छोटे हो गए। तो मैक्रोलिथ का प्रयोग यहां पर करने लग गए और इंसान को जो है यानी कि पेंटिंग्स, कलर्स, कलर कॉम्बिनेशन का समझ में आ गया था कि कैसे कलर कॉम्बिनेशन करके दीवारों पर पेंटिंग बनाई जाती है। तो इंसान के मन में एंटरटेनमेंट का जो भाव होता है, इमोशंस होती है, वो कहीं ना कहीं क्रिएट कहाँ होती है, मध्य पाषाण काल में होती है। तो यहाँ से इंसान क्या होता है, भित्ति चित्र बनाने लगता है, मुरनाल पेंटिंग जिसको बोलते हैं भित्ति चित्र। और यहाँ से जो है माइक्रोलिथ का प्रयोग करना लगता है। देखो लिथ का मतलब मैंने बताया पत्थर होता है, माइक्रो मतलब छोटा और लिथ का मतलब पत्थर। तो छोटे पत्थरों का जो है प्रयोग ये क्या करने लगता है, अपने हथियार के रूप में प्रयोग करने लगता है। भित्ति चित्र का यानी कि दीवारों पर वो पेंटिंग बनाना चालू कर देता है। मुरनाल पेंटिंग वॉज स्टार्टेड इन मध्य पाषाण काल एंड द माइक्रोलिथ वॉज एक्चुअली स्टार्टेड इन मध्य पाषाण काल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब नव पाषाण काल को बहुत ध्यान से समझना है। नव पाषाण काल में यहां तक इंसान क्या था, इंसान था घुमक्कड़। ही वॉज ए मियर नोमैड इन नेचर। तो ही वॉज ए नोमैडिक इन नेचर, तो ये इधर उधर घूमता था, कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। नव पाषाण काल तक आते आते इंसान क्या होता है, नदी किनारे घाटियों के आसपास में आकर बस जाता है। सो ही एक्चुअली become a permanent settlement and he actually dwell his dwellings around the bank of river valleys। तो river valleys के अराउंड इन्होंने क्या कर लिया, अपना परमानेंट सेटलमेंट डाल लिया था। ठीक है, तो यहां से इंसान क्या होता है, स्थायी निवासी बन जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये बड़ा चेंज आता है इंसान के जीवन में। अब स्थायी निवासी बना है तो इसका मतलब बहुत सारे चेंज और भी आएंगे। इट इज वेरी ऑब्वियस इन नेचर कि पीपल सेटल समवेयर, इट मीन्स ही फाउंड समथिंग गुड टू सेटल देयर। जैसे आप भी कभी कहीं व्यापार करने जाते हो या अभी आप घूम रहे हो, ठीक है, आपने घूमते घूमते मदर्स एजुकेशन हब को क्यों चुना, क्योंकि यहाँ रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें मिलती है या आपकी एक्सपेक्टेशन पर मिलती है। जो आप एक्सपेक्ट करके चलते हो वहां पर आकर आप रुक गए। बहुत सारी और भी कोचिंग्स हैं जो एसएससी पढ़ा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ा रहे, पर आपने डिसीजन लिया, आपका अपना विवेक था, आकर यहाँ रुके। इन द सेम वे कि इंसान घूमते 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 कहीं आकर रुक गया, इसका मतलब है कि उसको कुछ यहां मिला होगा।
तो यहां पर हम कहेंगे कि इंसान ने जो है पहली बार झोपड़ी का निर्माण किया, ठीक है। तो अगर इफ योर एग्जामिनर माइट आस्क क्वेश्चन कि विच dwellings was constructed by the human beings first time in the earth, then your answer must be hut। तो आपका आंसर क्या होगा? हट होगा। झोपड़ी का निर्माण इंसान ने पहली बार किया रहने के लिए, बिकॉज ही वॉज अ परमानेंट सेटलमेंट। ही स्टार्टेड अ सेटल्ड लाइफ अराउंड दी वैलीज ऑफ रिवर वैलीज। तो रिवर वैलीज के आसपास में ये जो है सेटल लाइफ जीने लग गया। तो झोपड़ी की जरूरत पड़ी भाई को, तो झोपड़ी बनाई भाई ने, ठीक है। अब झोपड़ी बनाई तो अब ये जो है कुत्ता भी पालेगा, कोई रक्षा भी करे उसकी, तो कुत्ता पालता है। तो इंसान ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया? नंबर ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड आई होप दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। सो यू नीड टू बी वेरी फोकस अबाउट दीज थिंग्स कि विच पेट एनिमल विच वॉज फर्स्ट टाइम यूज या ह्यूमन बीइंग यूज एज अ पेट एनिमल, देन योर आंसर मस्ट बी डॉग। तो आपका आंसर क्या होगा? कुत्ता। तो इंसान ने पहला पालतू पशु किसको बनाया? तो पेट एनिमल जो बनाया था, पालतू पशु जो है बनाया, वो किसको बनाया? वो बनाया था कुत्ते को। यहां पर इंसान जो है यानी कि झोपड़ी, कुत्ता, तो यहां पर इंसान क्या करता है? या पहिए का प्रयोग करने लगता है, पहिए का प्रयोग। तो ही यूज द व्हील। तो पहिया जो आज हम देखते हैं जो हमारी गाड़ियों में लगे होते हैं, तो इंसान ने इस तरह की एक संरचना का जो है विकास किया। तो पहिए का प्रयोग, व्हील का प्रयोग इंसान ने सबसे पहली बार कहां किया? तो आप कहोगे नवपाषाण काल में। अब एक डेडली जो यहां पर एक डेवलपमेंट होता है जो आज तक हमारे जीवन की सबसे बड़ी बुनियाद है, द बेसिक्स नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज एग्रीकल्चर। इंसान ने पहली बार कृषि की शुरुआत कहां से करता है? इंसान कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में करता है। तो ही स्टार्टेड एग्रीकल्चर अराउंड दी रिवर वैलीज। रिवर वैलीज के किनारे, इसने नदी घाटियों के किनारे जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, कृषि स्टार्ट की, और कृषि से इसके जीवन में क्या हुआ? स्थायित्व आया। स्थायित्व आने से इसने इस तरह की चीजें बनानी चालू की, झोपड़ी बनाना चालू किया, जो है जानवरों से जो है वो फेमिलियर हुआ, उनको पालतू पशु बनाया। तो दिस इज हाउ द जर्नी ऑफ द ह्यूमन बीइंग वाज स्टार्टेड फ्रॉम पूरा पाषाण काल, दैट इज पैलियोलिथिक एरा, टू द नियोलिथिक एरा। सो नंबर ऑफ चेंजेस हैज बीन डेवलप्ड अराउंड द नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, एंड द चेंजेस आर वेरी ग्रेजुअली इन नेचर। आप देख रहे हो कैसे धीरे 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 इंसान बदलता है और डेवलप होता है अपनी जो है नीड्स, और अपनी, जैसे हम एक कहते हैं आविष्कार ही क्या है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ऐसे ही हमारी जो फोरफादर हैं वो आवश्यकता से ही जो है बिल्कुल बिल्कुल ह्यूमन बीइंग एक मंकी हुआ करता था। बहुत जगह नहीं कहा जाता है कि हमारे फोरफादर को मंकी बोला जाता है। बिल्कुल, ये आज हम हैं होमो सेपियंस सेपियंस। हमारी क्या प्रजाति है? होमो सेपियंस सेपियंस। तो हमारे पास एक विकसित दिमाग है। जब हमारे फोरफादर की बात करते हो, नियंडरथल, ऑस्ट्रोपिथेस, इस तरह के जो इंसान थे, ये कहीं ना कहीं चिंपांजी थे। धीरे 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 इंसान का विकास होता है, तो आज हमारे जैसे इंसान खड़े हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। तो अगर आपके पास में समय है तो एक किताब जरूर पढ़ना। सेपियंस एक किताब है जो अभी मार्केट में आई है, नॉवल है। वो आपको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जो है बहुत जो है सही बताएगा कि कैसे ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होता है और कैसे जो है कुछ मंकी जो होते हैं वो इंसान में बदल जाते हैं, और इसी इंसान ने जो है पूरे धरती पर अपना साम्राज्य फैला लिया। तो आप जरूर उस किताब में जाना अगर समय है तो, नहीं तो आप अभी फोकस करिए एसएससी पर, ठीक है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, ठीक है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अजय जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल कि यहां से धातु मेटल्स के बारे में बात करते हैं। मेटल्स को भी हमने अब हम बात करते हैं धातु के बारे में। धातु को किस तरह से जो है डिवाइड किया है, ठीक है। धातु यानी कि मेटल्स को जो है हमने बेसिकली इस तरह से डिवाइड किया है, ठीक है। मेटल्स को हमने 3 भागों में बांट दिया। देखिए, एक था तांबा, ठीक है। दूसरा हम कैसे हैं? कांसा, ठीक है, कांसा, ठीक है। और तीसरा हम कहेंगे लोहा। क्या कहेंगे? लोहा। सो तांबा यानी कि कॉपर, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज, ठीक है, और
लोहा यानी कि आयरन, ठीक है। तो इंसान ने जो है बेसिकली सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, ठीक है। तो जो है कि इंसान ने पहली बार जो है किस तरह से जो है किस धातु का प्रयोग किया, देन योर आंसर मस्ट बी तांबा, कॉपर। तो फर्स्ट टाइम द ह्यूमन बीइंग यूज द विच मेटल, इफ योर एग्जामिनर माइट आस्क कि विच मेटल इज यूज बाय द ह्यूमन बीइंग फर्स्ट टाइम, देन योर आंसर मस्ट बी कॉपर, तांबा। तो आपका आंसर होगा दोस्तों तांबा जो है इंसान ने पहली बार यूज किया, ठीक है। तो तांबे का प्रयोग पहली बार इंसान जो है प्रयोग करता है। अब देखो इंसान, मैंने कहा ना ग्रेजुअली द ह्यूमन बीइंग एक्चुअली डेवलप हिज इंटेलेक्ट पावर, ठीक है। ही एक्चुअली स्टार्टेड रीजनिंग मेनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीजें सोचने लग गया। तो इसने क्या किया, तांबे के साथ में टिन मिलाया, ठीक है। तांबे के साथ में टिन मिलाया तो क्या बन गया, कांसा बन गया। तो व्हेन यू मिक्स कॉपर विद द टिन then it's become a new alloy that is bronze। तो इंसान, हमारे फोर फादर देखो उनका इंटेलेक्ट जग गया कि हाउ टू मिक्स द टू अलॉय टू क्रिएट ए न्यू अलॉय, ठीक है। तो कैसे जो है दो धातुओं को मिलाकर जो है तीसरा अलॉय क्रिएट किया जाए, इस तरह से हमारे फोर फादर जो है उस समय जो है एक बेसिक साइंस को समझ गए थे। दे अंडरस्टैंड द बेसिक साइंस बिहाइंड द मेटल्स, हाउ वी क्रिएट द न्यू मेटल्स बाय मिक्सिंग द टू मेटल्स, ठीक है। तो अगर इफ वी डू कंपैरिजन बिटवीन द कॉपर एंड द ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज और कॉपर के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो उस कंपैरिजन में आप ये पाओगे, यू विल फाइंड दैट कि द लाइफ स्पान ऑफ द ब्रॉन्ज इज हायर देन द कॉपर। तो कॉपर का जो लाइफ स्पान होता है वो ब्रॉन्ज से कम होता है, कांसे से कम होता है। यदि तांबा 100 साल चलता है तो कांसा कितने साल चलेगा, 200 साल चलेगा, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या था, हार्ड मेटल था, स्ट्रॉन्ग था कॉपर से। तो कॉपर के साथ जैसे ही टिन मिलाया क्या बन गया, कांसा बन गया। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ऐसा बोला जाता है कि इस कांसे और लोहे के युग के बीच में भारत में आर्यों का आगमन होता है। किसका आगमन होता है, आर्यों का आगमन होता है। द एडवेंट ऑफ आर्यंस केम इनटू इंडिया बिटवीन द, हम कह सकते हैं बिटवीन द ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। भारत में आर्यों का आगमन, एडवेंट ऑफ आर्यंस इनटू द इंडिया बिटवीन द ब्रॉन्ज एज एंड आयरन। तो आयरन और ब्रॉन्ज एज में जो है आर्यों का आगमन होता है। और जब आर्यों का आगमन होता है, जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आर्यों का आगमन होता है तो इसका मतलब है कि अगर हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो अब तांबे की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं तांबे की बात करूं तो तांबे में अगर हम बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल है तांबे का। एग्जाम्पल हम लेंगे कि आप लोग कोई सीकर से हैं, एनीवन फ्रॉम द सीकर, कोई सीकर से यहाँ से, अच्छा सीकर से नहीं है तब भी हम राजस्थान के जरूर है। राजस्थान के नहीं भी हो तो आपने राजस्थान के बारे में पढ़ा जरूर होगा। आई नो ऑल यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, ठीक है। क्या होता है कि हम सब जो है इंटेलिजेंट जरूर होते हैं, बस हमको एक गाइडेंस की जरूरत होती है, हमको एक जेंटल स्टार्ट की जरूरत होती है, ठीक है। बाकी अंटिल एंड अनलेस, आर्यन कौन थे, आर्यन में आपको जब चैप्टर आएगा तब मैं वहां पर आऊंगा, अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि भारत में आर्यों का आगमन हुआ, ठीक है। आर्य जो थे वो यहां के मूल निवासी नहीं थे, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि मध्य एशिया से आर्य भारत में आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से भारत में आर्य आते हैं, कुछ लोग कहते हैं तिब्बत से भारत में आर्य आते हैं। वो जब चैप्टर आएगा वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी आप ये समझिए कि आर्यों का आगमन भारत में कब आएगा, कि लोहा और कांसे के बीच में। एग्जाम्पल है तांबे का गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता सीकर की, गणेश्वर सभ्यता जो नीम का थाना जो है वहां पर यह सभ्यता मिलती है, यह सिविलाइजेशन मिलता है। व्हाट डज इट रियली मीन, कि गणेश्वर सभ्यता जो है यहां पर जब खुदाई की गई, एक्सकेवेशन का काम चालू हुआ, धरती पर खुदाई की गई तो सबसे ज्यादा तांबे के औजार मिले। तो 90% टूल्स वाज एक्चुअली मेड फ्रॉम द कॉपर, एंड दिस इज द रीजन इज टू व्हाई दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ द कॉपर सिविलाइजेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर सिविलाइजेशन बोलते हैं। गणेश्वर सभ्यता सीकर की कौन सी है, वो हम कहेंगे ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसको क्या बोलते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता, क्योंकि यहां पर जितने भी औजार धरती के नीचे से मिले
80 majority of the tools was made from the copper metal. Is that clear to you? Now come to the next point. ब्रॉन्ज एज का अगर एग्जांपल दें कि कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता, आप मुझे कोई जवाब दोगे? मैं अपने आप को पोज करता हूं, कोई मुझे आप में से जवाब देंगे कि कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? वेरी फेमस, इट इज वेरी फेमस. दिस इज द रीजन इज टू व्हाई आई एम आस्किंग यू कि इफ यू गाइज नो अबाउट दिस particular civilization, so do comment on it. ठीक है, I will be very happy. I love to hear from your side. तो अगर मुझे जवाब दोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, चाहे गूगल सर्च करके भी दे दो, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जाओ कभी देख के आओ. अजय जी, एग्जाम्पल इसका है सिंधु घाटी सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता. अगर आपके एग्जाम में पूछ लें कि सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से कौन सी सभ्यता है, देन योर आंसर मस्ट बी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता. तो एग्जाम्पल क्या होगा? आईवीसी में छोटा सा लिखता हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, तो मैं छोटा सा लिखा है मैंने सिंधु घाटी सभ्यता. सर नोट भी करा दीजिए. नोट देखिए, आप बिल्कुल नोट करें, मेरे साथ साथ करिए. ठीक है, और नोट में करवा रहा हूं. इतनी धीरे क्लास में एक एक पॉइंट को 2-2, 3-3 बार रिपीट कर रहा हूं. ठीक है, दिस इज आई थिंक इट्स अ प्रॉपर टाइम. ठीक है, फॉर यू टू एक्चुअली राइट डाउन. आई हैव गिवन यू एनफ टाइम टू जॉल्ट इट डाउन ईच एंड एवरी फैक्ट विच आई मेंशन इन द बोर्ड. राइट, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल लोहा, तो लोहे में फॉर एग्जाम्पल आयरन में, आयरन का एग्जाम्पल है वैदिक सभ्यता. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल या उदाहरण वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक एज. भारत में सबसे पहले लोहा कब मिलता है? वैदिक एज में मिलता है. जब हम यहां आएंगे तो मैं और विस्तार से बात करूंगा. अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि इफ योर एग्जामिनर माइट आस्क कि विच वॉज द सिविलाइजेशन बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, देन योर आंसर मस्ट बी आईवीसी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू नीड टू ओपन योर माइंड. ठीक है, यू नीड टू फोकस ऑन द बोर्ड. ठीक है, मैं एक एक सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैं यहां एड्रेस कर रहा हूं. ठीक है, और ये अगर आपने लेक्चर नहीं समझा, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द हिस्ट्री. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द हिस्ट्री, देन विल यू कैन इनकैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग विच इज गोइंग ऑन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स, अपकमिंग फ्यू लेक्चर्स. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि लोहे की, कांसे की, तांबे की, तो हमने बात की कि धातुओं को भी इस तरह से 3 भागों में बांटा गया. अभी तक जो मैंने पढ़ा है मैं एक बार फिर से रिवीजन करता हूं कि हमने क्या क्या देख लिया है. ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया. जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री. ठीक है, तो हमने इतिहास के बारे में बात की कि हिस्ट्री इज एक्चुअली अ प्रॉपर accumulation of the important event from ancient time to present time. So history is an important event from ancient time to present time kept in a chronological orders. तो chronological orders में जो हम देखते हैं उसी को हम इतिहास कहते हैं. मैंने एक एग्जाम्पल से महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताया कि whom do we call महत्वपूर्ण इवेंट्स या इंपॉर्टेंट इवेंट्स. जैसे एक व्यक्ति का नाम लिया मैंने जो ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर का राजकुमार, जिसका नाम होता है आर्च ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड. और इसी आर्च ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या कब होती है? 28 जून 1914 को. सो ही वाज असैसिनेटेड ऑन 28 जून 1914 एट सरोजोवा विच वाज द कैपिटल ऑफ द बोस्निया. बोस्निया की राजधानी में इस व्यक्ति की हत्या होती है. After the exact 1 month of the assassination of the Archduke French Ferdinand, the First World War happened on 28 July 1914. Is that clear? Now we come to the next slide. Next slide में we are talking about the important sources through which we get the knowledge or information about the history. So we have a 2 source of information through which we get the knowledge about the history. One is the written evidence, second is the tools. Written evidence further classified into the 3 groups. One is a proto-historical era, prehistorical era, pre-proto and historical era. Prehistorical era is a era of the history in which we don't find any kind of a written evidence. ठीक है, तो written evidence नहीं मिलते हैं. When it's come to the proto-historical era is a era of the history in which we find information. Yeah, we have a written evidence yet not decipher. So we have a note. We don't have a developer intellect to decipher the script which was written by our forefather. That is very simple. Now third one is the historical era. Historical era is the era which is in this era we have a written evidence as well as we have a information. ठीक है, now come to the tools. We have divided into the
2 parts, ठीक है. तो tools we have divided into 2 parts. One is made from the stone, second is made from the metals. When it's come to the stone is further classified into the 3 groups. One is Paleolithic era, second is Mesolithic era, and third one is Neolithic era. In Paleolithic era, the human being was a mere hunter and the food gatherer. When it's come to the Mesolithic era, the human being actually developed intellect how to sharp the tools, ठीक है. And he actually started the painting around the walls, that is called the Murnal paintings या भित्ति चित्र. Now come to the next point, that is now Pasan का the number of development has been taken in this place, ठीक है. तो the development, he actually started life as a permanent resident, ठीक है, around the river valleys, so that he construct the झोपड़ी, so that he construct the hut, and he actually made the dog as a pet animal first time. Then after he started the agriculture, which is a life-changing era of the human history. If anybody says ki what was the activity which is a life-changing moment for the human beings, that is the agriculture. The day he started the agriculture, the whole of the life has been changed. The dynamic change has been actually occurred in the history of the human beings. Are you getting my points? If you are getting my points, do comment, ठीक है. Otherwise I will thought you are actually, I am actually above your mind, ठीक है. Now come to the next point. For example, कि हमारी जो थर्ड स्लाइड थी, ठीक है, जो फोर्थ स्लाइड, अंतिम स्लाइड, ठीक है, जिस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं कि अगेन द टूल्स इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज द टूल्स विच इज मेड, मेटल्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. The metals, one which is made from the copper, ठीक है. The example is the Ganeshwar civilization, which is right now in Nimkathana at Sikar, ठीक है. Now that is second is bronze. The human being used the bronze metal, and what was the example? Example जो है वो है IBC. मैंने हिंदी में बहुत समझाया है, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट प्लीज, ठीक है. देखो हिंदी में तो मैंने आपको लिखा है, एक एक चीज़ मैंने हिंदी में अभी समझाई है, ठीक है अजय जी. और अभी तो मैं सिर्फ क्लास को रिव्यू कर रहा हूँ, वापस वाली क्लास को, ठीक है. एंड आई होप यू आर द स्टूडेंट ऑफ SSC, ठीक है, SSC के स्टूडेंट हो. व्हेन इंग्लिश प्ले अ मेजर रोल, ठीक है, तो GK इज ओनली द पार्ट ऑफ द प्री एग्जामिनेशन. व्हेन इट्स कम टू द मेंस एग्जामिनेशन, यू डील टू विद 200 नंबर ऑफ पेपर्स, ठीक है. द वेटेज ऑफ द इंग्लिश इज 200, ठीक है, in English. So I hope you getting the basics English. I am not using the so called very complex language with you, ठीक है. तो मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ, और वैसे मैं हिंदी में समझा चुका हूँ, अब तो मैं सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ, है ना. थोड़ा सा कामली पेशेंटली सुनोगे तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है. और फिर लोहा जो है वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता जो है बिल्कुल मैं समझ गया. तो लोहे में जो है वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता आपका एग्जाम्पल होगा. तांबे में मैंने आपको बता दिया. आज की क्लास को मैं इस क्लास को यहीं जो है यानी कि ख़त्म करता हूँ. नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे ज़रूर से, ठीक है. यू आर अ दिल्ली पुलिस स्टूडेंट, ओके 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 ओके, ठीक है. वैसे मैंने हिंदी में आपको समझाया है अजय जी, ठीक है. अभी तो सिर्फ मैंने एक रिव्यू दिया है 4 स्लाइड का, जो अब तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है. आई होप वी विल मीट टुमारो, ठीक है, एट 4 o'clock, ठीक है. सो होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है. टाटा, बाय बाय, सी आर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है. गुड बाय, थैंक यू सो मच.